संजू। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 6। ऋतु। इस वक्त कमरे में एक असहज सा सन्नाटा छा गया था। सभी के चेहरे से मानो रंग उड़ गए थे। एक ओर तो संजू और उसकी माँ के चेहरे पर एक डर के भाव थे, वहीं दूसरी ओर ऋतु का चेहरा भी मानो एक तरह के सदमे में था। पर फिर अचानक ही ऋतु संजू को साड़ी पहने घबराए हुए देखकर हंस दी। आंटी, ये संजू ने साड़ी क्यों पहना हुआ है? कोई पनिशमेंट मिली है क्या इसे किसी शैतानी के लिए? ऋतु ने हंसते हुए संजू की माँ से पूछा। हाँ, संजू ने मेरे कहने पर ही साड़ी पहना है, माँ ने किसी तरह कुछ कहा। संजू और माँ दोनों के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि ऋतु से ऐसा क्या कहे कि ऋतु को संजू का सच न पता चल जाए। यूं तो आज नहीं तो कल शायद संजू का सच सभी को पता चलेगा, पर कम से कम इस वक्त दोनों ही किसी को इस बारे में बताने को तैयार न थे। मगर क्यों आंटी? ऋतु ने अचरज से पूछा। शायद ये ऋतु की मासूमियत थी या ऐसे विषय को लेकर अनभिज्ञता, पर शायद इस वक्त संजू की माँ कोई भी बहाना बनाती तो ऋतु के पास मानने के अलावा कोई और चारा न होता। अब तुझसे क्या कहूँ ऋतु, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरी भी एक बेटी हो, पर मेरी किस्मत में एक ही बेटा था। पता है, जब संजू छोटा था तब मैं इसे कभी कभी फ्रॉक पहनाती थी, पर बड़ा होने के बाद वो सब छूट गया। मैं तो बस इसे यूं ही तंग कर रही थी कुछ दिन पहले, उस समय को याद कर। पर तब मेरे मन में इच्छा जाग गई कि यदि संजू मेरी बेटी होता तो कैसा लगता। तो मैंने ही संजू से खूब जिद की कि वो एक बार मेरी खातिर साड़ी पहन ले। 2-3 दिनों तक तो संजू ना नुकुर करता रहा, पर अंत में आखिर मेरा प्यार बेटा मेरी बात मान ही गया। तू ही देख ले, यदि संजू मेरी बेटी बनकर पैदा हुआ तो कितना खूबसूरत लगता। माँ मुस्कुराई और संजू के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। देखो कितना नर्वस लग रहा है तुम्हारे सामने इस वक्त। सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए इसने ये सब किया है। माँ ने किसी तरह से बात को संभालने की कोशिश की। माँ इस वक्त इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग कर रही थी कि ऋतु भी शायद उनकी बात पर यकीन कर बैठी थी, और वो उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। हाँ आंटी, बहुत घबराया हुआ लग रहा है। वैसे आंटी, आपकी बात सच है। संजू सचमुच यदि लड़की होता ना तो बहुत खूबसूरत लड़की होता। देखिए न, अभी भी तो पूरी तरह से लड़की लग रहा है। कोई इसे यदि जानता न हो तो इसे लड़की ही समझेगा, ऋतु ने कहा, और वो भी संजू की ओर आगे बढ़ चली। आंटी, संजू के बाल इतने लंबे हैं मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी क्लास की लड़कियों ने देख लिया तो वो तो जल उठेगी। ऋतु फिर खिलखिला उठी। संजू को ऋतु की यह बात पसंद नहीं आई कि संजू पूरी तरह से लड़की लग रहा है। हालांकि कुछ देर पहले तक वो इसी बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा था, पर ऋतु की दृष्टि में वो लड़की नहीं दिखना चाहता था। तभी उसके मन में ध्यान आया कि यदि ऋतु ने उसके ब्लाउज में खुली पीठ देख ली तो वो उसे और भी लड़की की तरह लगेगा। ऋतु उसे कुछ और कहे इसके पहले ही उसने सोचा कि जल्द से जल्द अपनी पीठ को वो ढंक ले। इसलिए नर्वस अवस्था में ही उसने अपने साड़ी के पल्लू को पकड़कर पीछे से अपनी पीठ को ढंककर सामने की ओर लाकर अपने पूरे ब्लाउज को ढंककर हाथ से पकड़कर थोड़ी शर्म के मारे नजरें झुकाकर नीचे देखने लगा। बेचारा संजू, वो नहीं चाहता था कि ऋतु को लगे कि वो लड़की की तरह लग रहा है, पर इस वक्त उसने जो किया और जिस तरह से वो शर्मा के नीचे देख रहा था, इससे तो वो और भी ज्यादा लड़की की तरह लग रहा था। ऋतु बेटा, तुम अपनी क्लास में किसी को इस बारे में मत बताना, वरना सब संजू का मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते वक्त वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे बेटे ने ये सब मेरी खातिर किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से संजू को कोई परेशानी हो। माँ ने देखा कि ऋतु अब जब उनकी बात पर यकीन कर रही है तो अब वो बस इस बात को यहीं दबा देना चाहती थी। जी आंटी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी।
मैं भी नहीं चाहती कि संजू का कोई मजाक उड़ाए। आई प्रॉमिस। ऋतु ने संजू के एक कंधे पर हाथ रखकर संजू की मां को विश्वास दिलाते हुए कहा। थैंक यू बेटा। माँ की बेचैनी अब थोड़ी कम हो गई थी। मां को लग रहा था कि अब मुसीबत टल गई है। शायद संजू को भी यही लग रहा था। मां के चेहरे पर तो अब तसल्ली के भाव आ गए थे, मगर संजू के नहीं। संजू को तो अब भी डर था कि ये बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। और उसका अंदेशा शायद गलत भी नहीं था। क्या पता घर जाने के बाद जब ऋतु इस बात को फिर से सोचेगी और उसे याद आएगा कि जब संजू खुद के स्तनों को साड़ी से ढक रहा था तब उसे उसके स्तनों के बीच की गहराई दिखाई दी थी, वो किसी लड़के में तो नहीं होती। ऋतु के मन में कई सवाल आएंगे और वो सारे सवाल संजू से ही करेगी। इस वक्त तो बस ऋतु अपने घर वापस चली जाए। संजू बस मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था। आंटी, संजू को ऐसे देखकर तो मैं भूल ही गई कि मुझे संजू से कुछ होमवर्क के सिलसिले में बात करनी थी, ऋतु ने कहा। संजू मन ही मन जानता था कि होमवर्क तो बस बहाना है और ऋतु सिर्फ उससे मिलने आई है। यदि उसने इस वक्त साड़ी न पहना होता तो वह भी ऋतु से दिल खोलकर बातें करना चाहता। यदि वो इस वक्त ऋतु को घर वापस जाने कहता है तो ऋतु उससे नाराज हो सकती है, और यदि कुछ नहीं कहता है तो उसका सच खुलने का डर होगा। अब तो बस उसकी माँ ही उसे बचा सकती थी। ऋतु बेटा, तुम होमवर्क के बारे में कल क्यों नहीं बात कर लेते? अभी तुम खुद देख लो कितना असहज महसूस कर रहा है संजू। तुम लोग कल मिलकर होमवर्क कर लेना। माँ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। संजू के मन में अब कुछ आस जग गई थी कि माँ सचमुच सब संभाल लेंगी। आंटी, वो असल में होमवर्क कल सुबह ही स्कूल में जमा करना है। मुझे सच में अभी संजू की हेल्प चाहिए। वैसे भी समय बहुत कम बचा है। आप चिंता मत करिए, मैं संजू को ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी कि उसे कुछ बुरा लगे। ऋतु भी बहाना बनाने में कम नहीं थी। संजू इस वक्त माँ के सामने ऋतु को झूठा साबित भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि यदि उसने ऐसा कुछ किया तो दो बातें होंगी। एक तो ऋतु नाराज हो जाएगी और दूसरा ये कि संजू को माँ को समझाना होगा कि ऋतु क्यों उससे इस तरह से मिलना चाहती थी। कोई भी 14 साल का लड़का हो या लड़की अपने प्यार के बारे में माता पिता से ये बात करने में झिझकता है। माँ ने संजू के चेहरे की ओर देखा। माँ और बेटा दोनों ही इस वक्त समझ रहे थे कि ऋतु जितनी ज्यादा देर घर में रहेगी उतनी ही संभावना थी कि ऋतु को कुछ न कुछ शक जरूर होगा। बिना मुंह से कुछ कहे ही माँ और बेटा एक दूसरे की आंखों से अपनी बात कह रहे थे। जहाँ संजू माँ से इशारा कर रहा था कि माँ किसी तरह इस स्थिति को संभाल लो, वहीं माँ संजू से कह रही थी बेटा तो कुछ देर इस स्थिति को संभाल लेना, मैं जरूर कुछ करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों संजू के कमरे में होमवर्क के बारे में बात कर लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ, माँ ने कहा। संजू ने माँ की ओर देखा और जैसे अपनी आंखों से कहा कि माँ तुम जल्दी आ जाना, और माँ ने भी इशारों इशारों में ही कह दिया कि वो जल्दी ही आकर कुछ करेगी। संजू अब भी घबराया हुआ था। उसने मुड़कर ऋतु की ओर देखा तो ऋतु की आंखें उत्साह से चमक रही थी। वो तो बस संजू से अकेले में बातें करने को उत्साहित थी। और फिर संजू ऋतु के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ चला। संजू ने अभी भी अपने पल्लू से अपनी पीठ को ढक कर रखा हुआ था और अपने बाएं हाथ से सामने की ओर किए हुए पल्लू को पकड़ा हुआ था, जैसे अक्सर घर की बहुएं करती है। बस संजू का सर ढका हुआ नहीं था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ संजू सीढ़ियों की ओर बढ़ चला जो उसके कमरे की ओर ले जाती थी। ऋतु के लिए संजू को इस तरह देखना तो मजेदार था। अभी तक तो वो यही मान रही थी कि संजू ने साड़ी सिर्फ माँ के कहने पर पहनी है, मगर संजू तो बिल्कुल ही एक शालीन स्त्री की तरह लग रहा था। घबराहट में धीरे धीरे चलता हुआ संजू बिल्कुल औरत लग रहा था। जब सीढ़ी के पास पहुंचे तो संजू ने अपने दाएं हाथ से अपनी साड़ी की प्लेट्स को पकड़कर अपनी साड़ी को जरा ऊंचा उठाया ताकि वो सीढ़ियों पर आसानी से चढ़ सके। उसका दूसरा हाथ अभी भी पल्लू को पकड़े हुए था। ऋतु उसे ऐसे करते देख हतप्रभ रह गई।
संजू तुझे तो साड़ी पहनकर चलना अच्छी तरह से आता है। ऋतु ने लगभग हंसते हुए कोहनी से संजू की कोहनी को छूते हुए ऐसे कहा जैसे वो संजू को छेड़ना चाहती हो। माँ ने मुझे कुछ देर पहले ही सिखाया था जब हम दोनों ऊपर गए थे। संजू ने शायद ऋतु के सामने पहले शब्द कहे थे। उसके शब्दों में कोई उत्साह नहीं था। और फिर दोनों ही चुपचाप ऊपर चढ़ने लगे। उस दौरान एक अजीब सी शांति थी और उस शांति को चीरने वाली सिर्फ एक आवाज थी जो संजू की साड़ी से आ रही थी। ऊपर चढ़ते वक्त उसकी साड़ी उसके कूल्हों और पैरों पर रगड़ खाती हुई सरसराहट की आवाज कर रही थी। ऋतु तो इस वक्त मन ही मन मुस्कुरा रही थी और विवश संजू एक बेचैनी से अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही दोनों संजू के कमरे में पहुंचे, संजू की नज़र सबसे पहले तो उन 3 साड़ियों पर पहुंची जिसे उसकी मां लेकर उसके पास पहुंची थी ताकि संजू उन साड़ियों में से एक पसंद कर सके। उन्हें देखते ही संजू को समझ आ गया था कि ऋतु उनके बारे में जरूर कुछ पूछेगी। संजू का डर सही था। ऋतु ने जैसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई साड़ियों को देखा तो वो तुरंत उन साड़ियों को पकड़कर उन्हें देखने लगी। संजू, ये साड़ियाँ तेरी है क्या? और फिर ऋतु ही कर हंसने लगी। वो इतना तो समझती थी कि ये साड़ियाँ संजू की नहीं हो सकती, फिर भी वो संजू को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। ऋतु, तू पागल है क्या? ये सब माँ की साड़ियाँ हैं। वही लेकर आई थी और मुझसे इनमें से एक पसंद करने को कहा था, संजू ने खींचते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तू गुस्सा क्यों होता है? तुझे साड़ी पहनने तेरी मम्मी ने कहा है, मैंने नहीं, ऋतु ने कहा और गौर से वो उन साड़ियों को देखने लगी। वैसे संजू, सच कहूं तो तेरी चॉइस सही में अच्छी है। इन सभी साड़ियों में शायद तूने सबसे सुंदर साड़ी पसंद किया था। जब मैं कभी लाइफ में अपने लिए साड़ी खरीदूंगी न तो तुझे ही साथ में ले जाऊंगी पसंद करने के लिए। ऋतु फिर संजू को छेड़ने लगी मगर संजू की गुस्से भरी नजरों के सामने वो चुप हो गई। ये साड़ी तो सिल्क की है। बहुत सुंदर साड़ी है। मैं भी न किसी दिन सिल्क की साड़ी पहनकर देखना चाहती हूँ, पर मुझे अभी तक साड़ी संभालने की प्रैक्टिस नहीं है। शायद मैंने लाइफ में अब तक 2 ही बार सलीके से साड़ी पहनी है। वैसे संजू, सच कहूं तो तुझे देखकर लग रहा है कि पहली बार साड़ी पहनकर भी तू साड़ी को मुझसे भी बेहतर तरीके से संभाल रहा है। इस बार ऋतु हंसी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि संजू का गुस्सा और बढ़े। संजू ऋतु की बात अनदेखा करते हुए इस वक्त अपने स्कूल बैग को खोलकर उसमें से कुछ कॉपी किताब निकालने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वो नहीं चाहता था कि ऋतु को संजू का बैकलेस ब्लाउज और खुली पीठ दिखाई दे, इसलिए उसने अभी भी अपने एक हाथ से पल्लू पकड़ा हुआ था। सिर्फ एक हाथ फ्री होने की वजह से उसे बैग खोलकर कॉपी किताब ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। इसी झुंझलाहट में उसने ऋतु से कहा, तुझे कौन से सब्जेक्ट के होमवर्क के बारे में बात करनी है? उसकी आवाज में एक अनकहा गुस्सा था। अरे गुस्सा क्यों करता है? मुझे तो सिर्फ तुझसे मिलना था। मुझे कोई होमवर्क नहीं डिस्कस करना है। पर फिर भी तू फिजिक्स की बुक निकाल ले ताकि आंटी को कोई शक न हो, वो मुस्कुराकर बोली। संजू अब भी एक हाथ से बैग में ढूंढते हुए झुंझला रहा था जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ऋतु ने संजू को यूं संघर्ष करते देख कहा, तुझे एक हाथ से इतनी परेशानी हो रही है तो तू 1 मिनट के लिए अपनी साड़ी को छोड़ क्यों नहीं देता? दोनों हाथों से जल्दी ढूंढ सकेगा तू अपनी बुक्स। ऋतु ने ये बस कहा ही था कि संजू के न चाहते हुए भी कैसे उसके हाथों के बीच से उसकी साड़ी फिसल गई। फिसल क्या गई? उसकी साड़ी उसके पीठ से फिसलते हुए उसका पूरा पल्लू जैसे उस कमरे में लहराकर नीचे आने लगा और उस पल्लू के पीछे छिपी हुई संजू की खूबसूरत पीठ और खूबसूरत लाल रंग का ब्लाउज दिखने लगा। यूं तो फिसलती हुई साड़ी और धीरे से दिखती हुई पीठ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था मगर ऋतु की दृष्टि से वह कुछ अलग ही था। संजू की पीठ और सेक्सी ब्लाउज देखते ही ऋतु का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। संजू, तेरा ब्लाउज तो कितना सेक्सी है यार। ऋतु का उत्साह उसके शब्दों में झलक रहा था।
अचानक से यूं हुए प्रदर्शन से संजू सकपका गया और तुरंत ही वो पल्लू के उस छोर को ढूंढने लगा ताकि वो उसे पकड़कर फिर अपनी पीठ को धंक सके, मगर ऋतु इस वक्त संजू से तेज थी। उसने झट से उठकर संजू का पल्लू पकड़ लिया और संजू को उसकी पीठ ढकने से रोक दिया। ऋतु ने आगे बढ़कर संजू से धीरे से कहा, यार, काश मेरी मम्मी मुझे ऐसा ब्लाउज पहनने देती। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती रह गई थी कि मेरी पीठ में भी गला ब्लाउज का जरा बड़ा कर दे, पर वो मानी नहीं थी। तू लकी है जो तुझे तेरी मम्मी मिली। संजू ने ऋतु की ओर ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो, इसे तू लकी कहती है? लड़का होकर सेक्सी ब्लाउज पहनना लकी है? कम से कम ऐसा ऋतु को उसकी नजरों को देखकर लग रहा था, जबकि संजू तो पूरी तरह से झेप गया था। संजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, पर ऋतु तो इस वक्त उसके ब्लाउज को निहारने में व्यस्त थी। लड़कियां भी कभी कभी ऐसी होती है न कि उन्हें तो बस कपड़ों की डिजाइन से मतलब रहता है। ऋतु को भी इस वक्त ब्लाउज के डिजाइन से मतलब था, भले ही उस डिजाइन में संजू की पीठ किसी सेक्सी लड़की की पीठ की तरह लग रही थी। संजू ने एक बार फिर पल्लू ऋतु के हाथ से छुड़ाने की कोशिश किया, मगर ऋतु ने उसे जाने न दिया। एक मिनट न संजू, मुझे तेरा ब्लाउज तो देखने दे। सचमुच कितना खूबसूरत डिजाइन है इसका। और ऋतु संजू की पीठ पर उसके ब्लाउज पर हाथ फेरकर उस ब्लाउज के डिजाइन और कपड़े को महसूस करने लगी, और इसी कोशिश में ऋतु ने ब्लाउज के नीचे से उंगली डालकर ब्लाउज के कपड़े को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर उसे छूकर महसूस करने लगी, और इसी कोशिश में उसकी उंगलियों को कुछ और भी महसूस हुआ। ब्लाउज के अंदर जो चिकनी सतह ऋतु इस वक्त महसूस कर पा रही थी, वो सतह संजू की पीठ की नहीं थी, बल्कि संजू की पहनी हुई ब्रा की थी। इस वक्त ऋतु के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वो खुद जो ब्रा पहना करती थी वो कॉटन की हुआ करती थी, जबकि ये ब्रा छूने से ही प्रतीत होता था कि ये थोड़ी महंगी किस्म की है। ऐसी ब्रा तो उसने सिर्फ दुकानों में देखी थी, मगर उसे खुद पहनने का मौका कभी नहीं मिला था। उसकी मम्मी उससे कहती थी कि जब ऋतु की ब्रा का साइज एक बार फिक्स हो जाए तब वो उसके लिए महंगी ब्रा खरीद कर देंगी। मिडिल क्लास फैमिली में बढ़ रही ऋतु भी एक समझदार बेटी की तरह माँ की बात मान जाती। वैसे भी उसके लिए माँ के साथ जाकर ब्रा खरीदना थोड़ा शर्मिंदगी भरा पल होता था। संजू, तूने तो ब्रा पहना है? ऋतु की आवाज में अचरज का भाव था। संजू की माँ ने उसे साड़ी और ब्लाउज पहनाया, चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो, मगर संजू को ब्रा पहनाना, और वो भी महंगी वाली, ये कुछ अजीब सा लग रहा था उसे। ब्रा? तुझे सिर्फ ब्रा दिख रही है? मैं इस वक्त किसी अजूबे की तरह साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और चूड़ी पहना हुआ हूँ। तुझे वो नहीं दिख रहा? ऋतु, मैं इस बारे में और बात नहीं कर सकता, संजू ने कुछ सोच समझकर जवाब दिया। संजू के जवाब से ऋतु का दिल पूरी तरह से आश्वस्त तो नहीं हुआ था, पर फिर भी उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वैसे संजू, देखकर लग रहा है कि तूने बी कप साइज की ब्रा पहना है, ऋतु ने यूं ही कहा। संजू को साइज के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ऋतु के आने के पहले तक तो वो इस बात से खुश था कि अब उसके स्तन ऋतु के स्तनों के आकार के हो गए थे। ऋतु, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में और बात नहीं करना है। संजू ने ऋतु के हाथ से झटककर अपनी साड़ी छुड़ाई और एक बार फिर उसने खुद को ढंक लिया। इस वक्त संजू एक लड़के की तरह बोल रहा था, पर साड़ी की वजह से उसके भाव लड़कियों की तरह ही लग रहे थे। साड़ी के साथ कोई कुछ भी करे, उसमें एक स्त्री बोध होता ही है। वैसे मैं भी बी कप साइज के ब्रा पहनती हूँ, ऋतु ने एक असहज मुस्कान के साथ कहा और संजू को छोड़कर कमरे में चलने लगी। और न जाने क्यों उस कमरे में रखी हुई अलमारी को देख उसके मन में एक आशंका हुई। सहसा ही ऋतु को कुछ देर पहले का वह दृश्य याद आने लगा, जब संजू ने नीचे पहली बार खुद को झट से साड़ी से लपेटकर ढका था। उसे याद आ रहा था कि उसने संजू के ब्लाउज के बीच स्तनों में गहराई देखी थी। वैसे संजू, तूने अपनी ब्रा में भरा क्या है? ऋतु हंसते हुए बोली, मगर संजू ने कोई जवाब नहीं दिया।
ऋतु से बेखबर संजू इस वक्त फिजिक्स के कॉपी और किताब निकालकर टेबल पर रख रहा था। ऋतु की ओर ध्यान न देना ये संजू की इस वक्त सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। बेखबर संजू से अलग ऋतु ने संजू की उस अलमारी को खोला। पहली नज़र में तो उस अलमारी में उसे संजू के स्कूल यूनिफॉर्म और दूसरे कपड़े नजर आए, मगर उस अलमार के एक हिस्से में उसकी नज़र पड़ी जहां 2-3 नाइटियां रखी हुई थी जिन्हें पहनकर संजू घर में सोया करता था। वो नाइटियां अलमारी के दूसरे दरवाजे के पीछे थोड़ी छिपी हुई थी, सो ऋतु ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया और दूसरा दरवाजा खोलते ही ऋतु को हैंगर में टंगे हुई 4-5 सलवार सूट दिखाई दिए जिन पर उनसे मैच करते हुए दुपट्टे भी टंगे हुए थे। हालांकि संजू दुपट्टे का इस्तेमाल नहीं करता था, फिर भी वो सभी सलवार के साथ रखे हुए थे। ऋतु को उन्हें देखते ही समझ आ गया था कि ये साइज के सलवार संजू की माँ के तो नहीं हो सकते। उस घर में वैसे भी संजू के अलावा उस साइज का कोई और था नहीं। ऋतु ने उनमें से एक सूट और 2 नाइटियां हाथ में पकड़कर निकाली और संजू की ओर पलटकर बोली, संजू ये सब किस लिए है? ऋतु की आवाज सुन जैसे ही संजू उसकी ओर पलटा, उसके हाथ पैर मानो पत्थर की तरह सुन्न हो गए। संजू की जुबान पे जैसे लकवा मार गया हो। इतनी देर से ऋतु के साथ इस अजीब सी परिस्थिति में संजू वैसे ही टेंशन महसूस कर रहा था और अब वही हुआ जिसका उसे डर था। अब उन कपड़ों के बारे में वो या उसकी मम्मी कैसे ऋतु को समझाएंगे? अब जब सब कुछ संजू के हाथ से निकल चुका था, संजू के दिल दिमाग ने इस वक्त जवाब दे दिया था। वो हार मान चुका था और उस भाव विभोर अवस्था में संजू के होंठ कांप उठे और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। संजू को इस हालत में देखकर ऋतु का भी दिल पसीज गया। वो संजू को इस तरह शर्मिंदा नहीं महसूस कराना चाहती थी और न ही उसे रुलाना चाहती थी। वो तो खुद संजू के इस राज की वजह से अंदर से कमजोर महसूस कर रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बचपन का दोस्त संजू जिसके साथ वो खेल कूद कर बड़ी हुई थी, वो लड़का होते हुए भी साड़ी क्यों पहने हुए था? क्या वजह थी कि उसकी अलमारी में लड़कियों के कपड़े थे? उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था और इस वक्त संजू को नम आंखों के साथ एक भूत की तरह खड़े देखकर उसका दिल पिघल उठा और वो संजू की ओर बढ़ चली। बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नमकीन लेकर आई हूँ, पढ़ाई के साथ कुछ खा भी लेना। तभी कमरे में संजू की माँ दाखिल हुई। ऋतु के हाथ में संजू का सलवार और नाइटी देखकर और संजू की नम आंखें देखकर संजू की माँ को समझ आ गया था कि अब स्थिति हाथ से बाहर हो चुकी है। शायद उन्हें भी अंदेशा हो गया था कि अब ऋतु को जब तक जवाब नहीं मिल जाते तब तक वो हमेशा ये जानना चाहेगी कि संजू के पास लड़कियों के कपड़े क्यों हैं। आज नहीं तो कल उन्हें दुनिया को संजू के सच से वाकिफ कराना ही था, पर कम से कम वो हमेशा से बस यही चाहती थी कि कब और किसे ये सच बताना है और कैसे बताना है, ये तो वो अपनी मर्जी से तय करेगी। और फिर हमेशा से ही मन में ये उम्मीद भी रहती थी कि यदि संजू की दवाइयों ने असर कर दिया तो शायद कभी किसी को ये सच बताने की जरूरत ही न पड़े, मगर इस वक्त उनके पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। तुम दोनों अभी इस वक्त मेरे साथ नीचे के कमरे में चलो, माँ ने कठोर आवाज से कहा। संजू और ऋतु दोनों ही माँ की ओर देखते रह गए। नीचे ड्राइंग रूम में एक बार फिर खामोशी छाई हुई थी। संजू और ऋतु एक सोफे पर बैठे हुए थे। उन दोनों के बीच इस वक्त एक दूरी थी। ऋतु के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी, वहीं संजू के शरीर में कंपकंपी छूट रही थी। उसके बारे में सच आज पहली बार घर के बाहर किसी को पता चलने वाला था, वो भी ऋतु को जिससे वो मन ही मन प्यार करता था। क्या उसका प्यार इस सच के बाद बच पाएगा? ये सब जानने के बाद ऋतु का व्यवहार उसकी तरफ कैसा होगा? ऐसे कई सवाल या डर उसके मन में थे। उन दोनों के सामने संजू के मम्मी एक अलग सोफे पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वो अपने सामने संजू और ऋतु दोनों को देख रही थी। ऋतु नर्वस होकर अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर परेशान सी लग रही थी।
ये साफ था कि इस वक्त जो भी बात होगी वो संजू की माँ ही करेगी। उन सब में सबसे परिपक्व वही तो थी। माँ ने ऋतु की ओर देखा और कहा, ऋतु बेटा, कभी कभी कुछ सच ऐसे होते हैं जिनको जानने के लिए दुनिया तैयार नहीं रहती है, और वो सच सिर्फ सही समय आने पर दुनिया के सामने उजागर किया जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में संजू को लेकर बहुत से सवाल है, और मैं ये भी जानती हूँ कि संजू तुम्हारा दोस्त है और तुम हमेशा उसके लिए अच्छा ही चाहोगी। मैं सही कह रही हूँ ना? जी आंटी, ऋतु ने धीमी स्वर में अपना सर हाँ में हिलाया। देखो बेटा, ये एक बहुत ही गंभीर बात है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि ये सच जानना एक बेहद जिम्मेदारी का काम है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए तैयार हो? माँ ने ऋतु से फिर पूछा। जी। ऋतु के मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। पता है तुम्हें, कभी कभी लाखों बच्चों में एक स्पेशल बच्चे का जन्म होता है जो हर तरह से खास होते हैं। संजू भी ऐसा ही खास बच्चा है। बहुत स्पेशल है संजू। इतना स्पेशल कि हर कोई उसकी बात समझ सके, यह संभव नहीं है। तुम तो सुपरमैन की कहानी जानती ही होगी ना? वो भी स्पेशल था। उसमें कई खूबियां थी, पर फिर भी उसके माता पिता उसकी खूबियों के बारे में दुनिया में किसी को नहीं बताते थे, क्योंकि वो जानते थे ये दुनिया उनके बेटे के सच को जानने के काबिल नहीं थी। और जब सही समय आया, तब सुपरमैन ने अपनी खासियत दुनिया को दिखाई थी। फिर भी उसका सच और पहचान उसे दुनिया से छिपा कर रखना पड़ता था। तुम समझ रही हो मेरी बात? माँ ने कहा तो ऋतु ने एक बार फिर नजरें झुकाकर हाँ में सर हिलाया। बेटा, संजू भी कुछ ऐसा ही स्पेशल है। हो सकता है कि उसे सुपरमैन की तरह जीवन भर अपनी पहचान छिपाकर न रखनी पड़े, मगर इस वक्त उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए यह जरूरी है कि उसका ये सच दुनिया में किसी को न पता चले। माँ ने कहा और कुछ देर के लिए चुप हो गई। ऋतु ने अपनी आंखें उठाकर एक बार संजू और एक बार संजू की मां की ओर देखा, जैसे वो उनसे कहना चाह रही हो कि वो इस सच को जाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। वैसे भी इस वक्त संजू और उसकी मां को ऋतु पर भरोसा करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। यूं तो संजू की मां खुद अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी, पर अपने बेटे के सामने वो कहीं से भी कमजोर नहीं लगना चाहती थी। कहीं से भी वो संजू को ये महसूस नहीं कराना चाहती थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदगी है। और फिर संजू की मां ने ऋतु को संजू के बारे में बताना शुरू किया। ऋतु को जरा बायोलॉजी के बारे में समझाते हुए उन्होंने ऋतु को संजू के एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के बारे में समझाया, और समझाया कि किस तरह संजू के शरीर में बदलाव आ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो पूरी तरह स्वाभाविक रूप से होने वाले बदलाव है, बस दुनिया इन्हें समझ नहीं सकती है। उन्होंने ऋतु को बताया कि किस तरह संजू का इलाज चल रहा है और किस तरह संजू को भविष्य में निर्णय लेना पड़ सकता है कि वो किस तरह से अपना जीवन जिएगा। अपने भविष्य को लेकर इतनी अनिश्चितताओं के बीच न जाने संजू कैसे जी रहा होगा, ये सोचकर ही ऋतु के दिल भर आया था। संजू की मां से सब कुछ जानने के बाद ऋतु का दिल एक ओर तो भाव विभोर हो रहा था, पर साथ ही उसे एक तसल्ली थी कि वो अपने दोस्त की अब राजदार थी और वो अपने दोस्त के जीवन में एक अच्छे दोस्त की तरह उसका साथ भी दे सकती थी। पूरी बात सुनने के कुछ देर बाद चुप रहने के बाद उसने संजू के एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर संजू के मां से कहा, आंटी, मैं नहीं समझ सकती कि आप दोनों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज के बाद मेरी और संजू की दोस्ती और भी गहरी होगी। मुझे खुशी होगी कि मैं संजू के जीवन की इस यात्रा में उसकी दोस्त बनकर हर पल उसके साथ रहूंगी। कम से कम मैं वो इंसान रहूंगी जिसके सामने संजू को छिपकर रहने की जरूरत नहीं होगी। ये सोचकर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है। और फिर संजू की ओर मुड़कर ऋतु ने कहा, संजू, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा ये दोस्ती निभाऊंगी और हमेशा तेरा साथ दूंगी। ऋतु की बात सुनकर संजू की मां मुस्कुरा दी। ऋतु ने तो ये बात अपने दिल से कही थी, मगर जब बात ही इतनी मुश्किल हो तो कहीं न कहीं अविश्वास बढ़ने की संभावना तो होती ही है।
ऋतु की बात सुनकर संजू ने अपना हाथ उसके हाथ से वापस खींच लिया। जब आज सुबह ऋतु और संजू ने बात की थी, तब बात प्यार की हुई थी, दोस्ती की नहीं। संजू के अंदर नकारात्मक भाव आने लगे थे। उसे लगने लगा था कि संजू की स्थिति की वजह से ऋतु अब उससे उस तरह का प्यार नहीं करेगी। बॉयफ्रेंड से फ्रेंड बनने तक का ये सफर बहुत छोटा था। जहां ऋतु उसे विश्वास दिलाना चाह रही थी, वहीं संजू को वही बात अब चुभ रही थी। माँ, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, संजू ने उठकर माँ से कहा। उसने ऋतु की ओर पलटकर तक नहीं देखा। अब उसे ऋतु पर जरा भी प्यार नहीं आ रहा था। इससे पहले कि माँ या ऋतु कुछ और कहती, संजू कमरे से उठकर जा चुका था। ऋतु बस उसकी ओर देखती रह गई कि शायद संजू उसकी ओर एक बार मुड़कर देखेगा, पर संजू ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऋतु मन ही मन रोना चाहती थी। वो संजू को गले लगाकर अपने दिल की बात कहना चाहती थी, मगर संजू भी उसके दिल का सच जानने के लिए तैयार नहीं था, कम से कम इस वक्त तो नहीं। संजू और उसके बीच का रिश्ता आगे कैसे बदलेगा, ये सोचकर ऋतु अंदर ही अंदर परेशान थी। संजू के चले जाने के बाद ऋतु ने संजू की माँ की ओर देखा। माँ ने ऋतु के प्रति संजू का रूखापन नोटिस कर लिया था। बेटा, शायद संजू को इस वक्त एकांत की जरूरत है, उसे कुछ समय दो, माँ ने कहा। जी आंटी, ऋतु ने एक बार फिर हौले से सर हिलाया। अच्छा आंटी, मैं भी अब घर चलती हूँ, ऋतु ने संजू की माँ से कहा। वो कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी, पर कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि दिल तो लाख भला चाहता है, पर उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। ऋतु की भी यही हालत थी। और फिर उदास चेहरे के साथ वो उठकर जाने लगी। माँ ने ऋतु के चेहरे की उदासी देख ली थी। ऋतु बेटा, तुम 2 दिन बाद फिर से वापस आना, माँ ने भी ऋतु को दिलासा देने की असफल कोशिश की। ऋतु, तू घर आ गई? होमवर्क के बारे में पूछ आई संजू से। अपने घर में ऋतु ने पहुंचने पर उसकी माँ की आवाज सुनी। हाँ माँ, संजू से बात हो गई है मेरी। अब मुझे बहुत होमवर्क करना है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम मुझे 2 घंटे तक परेशान मत करना, ऋतु ने अपनी माँ को जवाब दिया। वो भी इस वक्त एकांत चाहती थी। उसकी माँ ने यदि ऋतु का उदास चेहरा देख लिया होता तो उन्हें समझाने में उसे बड़ी मुश्किल आती। इसलिए वो माँ से बिना मिले ही अपने कमरे में चली गई और अंदर जाते ही कमरे की सिटिकनी लगा दी और फिर अपने टेबल पर कुर्सी लगाकर बैठ गई। उसके आंखों के सामने उसकी अपनी एक डायरी थी। उस डायरी को देखते ही ऋतु रोने लगी। कहीं उसकी माँ ने सुन ले, इसलिए धीरे धीरे सिर्फ आंसू बहाकर वो वहां सिसकती रही। आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। आज सुबह सुबह मैं संजू का पीछा करते हुए साइकिल से गई थी। आज इतने दिनों बाद संजू ने मुझसे कुछ बातें की। इतने दिनों से वो मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे जलन हो रही थी कि दूसरे लड़के मुझसे बातें करते थे। पागल है संजू भी ना, मगर उसकी जलन के बाद भी मुझे उस पर प्यार आ रहा था। आज स्कूल में मैं उसे छिप छिप कर देख रही थी। मुझे लगता है कि वो भी मुझे छिप छिप कर देख रहा था। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे इतनी खुशी मिल रही थी। और फिर स्कूल के बाद जब हम दोनों साथ में वापस आ रहे थे तो हम दोनों अपने पुराने दिनों की तरह ढेर सारी बातें करते हुए आए। मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ बात कर। संजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं सोच रही हूँ कि यदि संजू ने मुझसे यूं बात करना बंद न किया होता तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि संजू मेरे लिए सिर्फ एक साधारण दोस्त नहीं है। जब वो मुझसे बात नहीं कर रहा था तब मैं कितनी बेचैन थी उससे मिलने और उससे बात करने के लिए। और आज उसके साथ बातें करते हुए मुझे न जाने क्यों दिल में कुछ हलचल महसूस कर रही थी। वैसे तो मैं उससे हमेशा की ही तरह व्यवहार कर रही थी, मगर मेरे दिल में कुछ और भी चल रहा था। मुझे लगता है कि मैं संजू को चाहने लगी हूँ। क्या संजू मेरा बॉयफ्रेंड है? सोच रही हूँ कि मैं ये बात सीधे संजू से ही कर लूँ। चलो, मैं आज उसके घर जाकर सरप्राइज देती हूँ। उसकी मम्मी यदि कुछ पूछेगी तो मैं होमवर्क का बहाना बना लूँगी।
वैसे भी पता नहीं क्यों उसकी मम्मी भी मुझे संजू से मिलने से रोकती है। हमेशा ये कहकर मना कर देती है कि संजू पढ़ाई कर रहा है। अब देखती हूँ कि आंटी मुझे होमवर्क के बहाने से मिलने से कैसे रोकती है। मैं आ रही हूँ संजू <3। ये बातें रितु ने आज स्कूल से आने के बाद अपनी डायरी में लिखी थी, जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखा करती थी। संजू के घर वो क्या सोच कर गई थी और वहां जाकर जो हुआ वैसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर रोने के बाद रितु अपने दिल में चल रही हलचल को अपनी डायरी में लिखना चाहती थी, पर उसने खुद को कुछ भी लिखने से रोक लिया। अब वो संजू का सच जानती थी, और संजू के सच के बारे में जरा भी कुछ लिखना खतरे से खाली नहीं था। यदि गलती से भी किसी ने उसकी डायरी पढ़ ली तो संजू का सच बाहर आ जाएगा। अब रितु को संजू की बात अपने दिल में ही छिपा कर रखनी थी। अपनी मजबूरी के बारे में सोचकर वो एक बार फिर रोने लगी। कुछ देर पहले तक रितु के दिल में पहले प्यार की खुशी समा नहीं रही थी। अब उस खुशी की जगह चिंता ने ले ली थी। संजू के लिए ये समय कितना कठिन होगा। यदि संजू सचमुच आगे चलकर लड़की बन गया तो क्या होगा? क्या संजू उससे प्यार करता है? रितु का संजू के प्रति प्यार का क्या होगा? एक लड़की होकर क्या लड़की बन चुके संजू से वो प्यार कर सकेगी? आजकल तो वैसे लड़की भी दूसरी लड़की से प्यार कर सकती है, तो वो क्यों नहीं? ऐसे ही अनगिनत सवाल उसके मन को घेर रहे थे, और किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर ये समय का इंतजार कितना कठिन होगा उसके लिए। यदि उसके लिए ये इतना कठिन है तो संजू के लिए। संजू के बारे में सोचते ही उसका दिल भर आया। रहकर रितु के मन में संजू की साड़ी पहनी हुई तस्वीर उभर रही थी। उसका ब्लाउज, उसकी पीठ, उसके स्तनों के बीच की गहराई को छिपाते हुए संजू की तस्वीर उसे विचलित कर रही थी। संजू के इस रूप के साथ कैसे दोस्ती निभाएगी रितु? अपने कमरे में शायद 1 घंटे रहने के बाद रितु बाहर आई तो उसके चेहरे से रौनक गायब थी, जिसे रितु की मम्मी ने देख लिया था। क्या हुआ? संजू से तेरा झगड़ा खत्म नहीं हुआ अब तक? मम्मी ने रितु से पूछा तो रितु आश्चर्य से देखने लगी। मम्मी, तुम्हें किसने कहा कि मेरा संजू से झगड़ा हुआ है? रितु ने कहा। तुम दोनों इतने दिनों से बात नहीं कर रहे हो, तो मैं खुद ही समझ गई। संजू क्यों नाराज है तुझसे? मम्मी ने यूं ही पूछ लिया। उसकी मम्मी के लिए तो संजू और रितु बचपन के दोस्त थे। नहीं है वो नाराज। तुम अपने मन में कहानी बनाना बंद करो, रितु ने कहा और मां के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। संजू के घर में संजू अपने कमरे में अकेला था। बिस्तर पर उलटकर लेटा हुआ संजू भी अकेले ही अकेले रो रहा था। किसी ने उसे इस वक्त देख लिया होता तो उसे लगता कि एक लड़की रो रही है। संजू की साड़ी बेतरतीब हो गई थी। संजू की मां जानती थी कि संजू को अभी एकांत की जरूरत है, इसलिए उन्होंने संजू को अकेला ही छोड़ दिया था। मगर कुछ घंटे बीत जाने के बाद वो संजू के कमरे में गई जहां संजू उसी अवस्था में लेटा हुआ था। मां ने संजू को देखा और बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने प्यार से संजू के सर को उठाकर अपनी गोद पर रखा और सर और बालों पर हाथ फेरने लगी जैसे वो उसे सहारा दे रही हो। संजू भी मां के गोद में सर रखकर थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, और फिर उसने खुद के घुटनों को अपने पास लाकर कुछ इस तरह मोड़ लिया कि जैसे वो बिल्कुल छोटा बच्चा बनकर अपनी मां की गोद में समा जाना चाहता है। संजू की मां ने संजू के घुटनों पर साड़ी को सुधारकर उसके पैरों को साड़ी से ढक दिया और उसके पल्लू से संजू की पीठ को ढक दिया। साड़ी की गर्माहट में मां का प्यार है। संजू को वो बात याद आई और अपनी साड़ी में छिपकर और अपनी मां की गोद को पकड़कर वो आंसू बहाने लगा। इस पल में वो दोनों एक बार फिर मां बेटी बन चुके थे। कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब कहने को तो बहुत कुछ होता है, पर फिर भी कुछ न कहना बेहतर होता है। ये भी ऐसा ही पल था। संजू अपनी मां की गोद में सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी, और मां भी अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरती रही, और उस पल में संजू अपनी मां के गोद में ही सो गई।